हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल वंस अगेन। आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ये प्रोबेबली केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 है, जहाँ पर हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में डिटेल से इंफॉर्मेशन लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है और ये रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को कैलकुलेट करने में कैसे हेल्पफुल है। ठीक है, तो स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल केमजीनियस में। लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन सबसे पहले हम ये जानेंगे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर rate of a chemical reaction is directly proportional to the product of the active mass of reactant and their active concentration term and their active concentration term या mass term, एक्टिव मास टर्म, इसको एक्टिव कंसंट्रेशन टर्म भी लिख सकते हैं, एक्टिव कंसंट्रेशन टर्म। ठीक है, the active mass term and their active mass term being raised to the power of each of the reactant। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन का कंसेप्ट जो है वो क्लास 11 के केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर से आ रहा है। वहाँ पर हम लोग डिटेल्स इसका इन्फॉर्मेशन लिए हुए हैं। थोड़ा सा मैं रिकैप कर देता हूँ कि क्या हम लोग यहाँ पर सीखे थे। तो लेट अस कंसीडर अ रिएक्शन ए बी बी से डी डी और ई ई, जहाँ कैपिटल ए बी जो है रिएक्टेंट है और स्मॉल ए बी जो है वो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। उसी तरह से यहाँ पर कैपिटल डी और ई जो है वो क्या है, प्रोडक्ट है, और स्मॉल डी और ई क्या है, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। तो यहाँ पर ए बी डी एंड ई क्या है, ये स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। फिलहाल के लिए इन्हीं को हम लोग एक्टिव मास टर्म बोल देते हैं, से एक्टिव मास टर्म मान लेते हैं इसी को। तो यहां पर ये मेरा था फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है, और ये मेरा था बैकवर्ड रिएक्शन। यानी मेरा अगर रिएक्शन इधर से इधर जाए तो ये फॉरवर्ड का डायरेक्शन था, ये बैकवर्ड का डायरेक्शन था। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या पढ़े थे कि फॉरवर्ड रिएक्शन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट और एक्टिव मास टर्म बीइंग रेज्ड टू द पावर। एक्टिव मास टर्म यहाँ पर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। और बैकवर्ड के लिए हम लोग क्या पढ़े थे, इट इज ऑल्सो द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस। रिएक्टिंग सब्सटेंस ये है प्रोडक्ट, और उसका एक्टिव मास टर्म दैट इज यहाँ पर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट एक्टिव मास टर्म ये। तो यहां पर हम लोग जो है रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो मेजर करेंगे इन टर्म्स ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, हियर द रेट ऑफ रिएक्शन बीइंग मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन रेट इन टर्म्स ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, इन टर्म्स ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। क्यों? बिकॉज द रिएक्टेंट, फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या है, रिएक्टेंट इन्वॉल्व है और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को मॉनिटर करना आसान है। ठीक है, हियर एज इट इज इजी टू मॉनिटर द concentration of reactant
as it is very easy to monitor the concentration of reactant। तो यहाँ से जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वही रेट ऑफ रिएक्शन को उसी के टर्म में हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर एफ को क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट, और उसके ऊपर उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जिसको मैंने फिलहाल के लिए क्या बोल रहा है, एक्टिव मास टर्म बोल रहे हैं। तो ये हिसाब आया। अब यहां पर ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बी, जहां पर के क्या हो जाएगा, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ठीक है, जिसको क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट कांस्टेंट, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट कांस्टेंट या सिंपली रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। तो यहां से हमने क्या देखा कि हम फॉरवर्ड रिएक्शन को इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट मेजर कर रहे हैं और बैकवर्ड रिएक्शन को इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट मेजर कर रहे हैं। तो हमने जो रेट ऑफ रिएक्शन मेजर करना है आज के लेक्चर में वो इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट मेजर करना है, क्योंकि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को मॉनिटर करना और समझना बहुत आसान होता है। इसीलिए हम लोग जो रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट मेजर कर रहे हैं, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो मैंने लिखा है वो हो गया रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि हम लोग प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन मेजर करना चाहते हैं। तो यहां पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया, जिस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को मैंने बोला स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। अब देख लो, तो यहां से हमें क्या मिला, ये सारी चीजें मैं मिटा रहा हूं। जो यहां पर स्पेसिफिक रिएक्शन रेट आया है, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट कांस्टेंट, जिसको के से इंडिकेट करते हैं, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन सर्टेन फैक्टर्स, डिपेंड्स ऑन सर्टेन फैक्टर्स। क्या क्या, एक टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है, दूसरा इट्स वैल्यू माने रेट कांस्टेंट का वैल्यू रिमेन फिक्स्ड फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन। अंडर ऑप्टिमम कंडीशन, ठीक है। तो यहां से ये स्पेसिफिक रिएक्शन रेट है, इन दो फैक्टर्स पर बेसिकली डिपेंड करता है, एक टेम्परेचर पर और दूसरा जो है उसका वैल्यू जो है वो हर एक रिएक्शन टू रिएक्शन वेरी करेगा। मतलब किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए उसका जो रेट कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगा, वो वेरी नहीं करेगा, इसका वैल्यू वेरी करेगा रिएक्शन टू रिएक्शन। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब यहां पर हमने क्या टर्म यूज किया है, अब यहाँ पर हमने एक एक्टिव मास टर्म को यूज किया, एक्टिव मास या एक्टिव मास टर्म। ये क्या होता है थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारी सारी चीजें मिटा रहा हूं। यहां पर एक्टिव मास टर्म, एक्टिव मास टर्म क्या हो जाएगा, एक्टिव मास टर्म हो गया, ठीक है, इट इज द
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को किस में एक्सप्रेस करते हैं, मोल्स पर लीटर इनवर्स, ठीक है। यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो मोल्स लीटर इनवर्स, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया हमारा कंसंट्रेशन टर्म, जिसको ऐसे भी लिख सकते हैं कंसंट्रेशन, या सिंपल सी से लिख सकते हैं कंसंट्रेशन, फिलहाल के लिए हम इससे लिख रहे हैं। तो यहाँ पर एक्टिव कंसंट्रेशन टर्म आ गया। अब यहाँ पर एक्टिव कंसंट्रेशन टर्म में एक्टिव वर्ड क्या इंडिकेट करता है, ये हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा। एक्टिव जो वर्ड है ये इंडिकेट कर रहा है कि एक्चुअली हाउ मच reactant has reacted under the reaction condition, under the reaction condition, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा अच्छे से समझेंगे। एक्टिव मास टर्म, तो एक्टिव मास टर्म क्या है वो हम थोड़ा समझ लेते हैं। एक्टिव मास टर्म, ठीक है। एक्टिव मास टर्म क्या हो गया, पहले एक्टिव वर्ड का मतलब क्या हुआ, एक्टिव वर्ड का मतलब हुआ कि हाउ मच रिएक्टेंट हैज रिएक्टेड actually under the reaction condition, और ये जो मास टर्म का क्या हो गया, इसको हम लोग कंसंट्रेशन से इंडिकेट करते हैं, कंसंट्रेशन से, और कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स, ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट में मोल लीटर इनवर्स से भी इंडिकेट करते हैं। तो यहां पर हमको समझना होगा कि हाउ मच एक्चुअली रिएक्टेड, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम एक रिएक्शन कंसीडर करते हैं, आप देखिए यहां पर जो मैंने रिएक्शन कंसीडर किया था, अगर मैं एक रिएक्शन कंसीडर करता हूं, m मोल A का n मोल B का रिएक्ट करके प्रोडक्ट फॉर्म करता है, ठीक है। तो यहां पर वेरी बिगिनिंग क्या है, m मोल है A का, और वेरी बिगिनिंग n मोल है B का। ये कंडीशन कब है, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो और ये 0 है। लेकिन जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है तो m मोल में से कुछ फ्रैक्शन रिएक्ट किया, से x मोल रिएक्ट किया, और n मोल से b मोल रिएक्ट, बीटा मोल रिएक्ट किया, ठीक है। यहां पर m मोल A में से अल्फा मोल रिएक्ट किया, और n मोल B में से बीटा मोल रिएक्ट किया। ऑब्वियसली यहां पर अल्फा का वैल्यू लेस देन m होगा और बीटा का वैल्यू जो है लेस देन n होगा। तो यहां पर सम फ्रैक्शन कोई प्रोडक्ट बना है, से यहां पर अल्फा इंटू बीटा, ये एक अमाउंट हो गया प्रोडक्ट का, ठीक है। तो यहां पर जो एक्चुअल अमाउंट में रिएक्शन हुआ वो क्या हुआ, यहां पर क्या बोला, हाउ मच एक्चुअली रिएक्टेड, लिया कितना था वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना एक्चुअल रिएक्ट कर रहा वो इंपॉर्टेंट है। तो ये जो रिएक्ट किया यही हो गया मेरा एक्टिव कंसंट्रेशन टर्म या एक्टिव मास टर्म, ठीक है। किसका हो गया, ऑफ ए का, और ये हो गया एक्टिव मास टर्म, एक्टिव मास टर्म ऑफ किसका, बी का। मतलब हम जितना रिएक्टेंट लेंगे जरूरी नहीं कि वो सारा रिएक्टेंट रिएक्ट कर जाए, हो सके उसमें से कुछ कम अमाउंट रिएक्टेंट जो है अनरिएक्टेड बच जाएगा, रेस्ट अमाउंट रिएक्ट करेगा, ठीक है। दैट मीन्स 100% जो है रिएक्टेंट ले रहे हैं 100%, तो 100% ही प्रोडक्ट मिलेगा ऐसा कुछ नहीं है, मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है, डिपेंड करेगा किस तरह का हम रिएक्शन कर रहे हैं,
ठीक है, अगर मेरा जितना मोल रिएक्टेंट लिया उतना पूरा मोल रिएक्ट कर गया तो हम बोलेंगे एक्टिव मास टर्म उतना ही है। अगर 2 मोल लेकर रिएक्ट कर रहा है और 2 मोल ही रिएक्ट कर गया तो हम बोलेंगे एक्टिव मास टर्म 2 है उस पर्टिकुलर रिएक्टेंट का। लेकिन अगर हम 2 मोल लेके काम कर रहे हैं और उसमें से 1.5 मोल ही रिएक्ट किया तो 1.5 मोल ही एक्टिव मास टर्म हो जाएगा उस रिएक्टेंट का, और 0.5 मोल जो होगा वो अनरिएक्टेड मास हो जाएगा। वही चीज यहां पर भी है, अल्फा मोल जो ए का एक्टिव मास है और बीटा मोल बी का एक्टिव मास टर्म है, ये ऑब्वियसली जितना अमाउंट लिया गया था उससे कम है। ठीक है, तो क्या हो सकता है कि कभी कभी जो एक्टिव मास टर्म है वो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो सकता है और कभी कभी एक्टिव मास टर्म है वो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर नहीं हो सकता। फिलहाल के लिए यहां पर अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो हम क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर उसका एक्टिव मास टर्म और B इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ B इंटू उसका एक्टिव मास टर्म। ठीक है, M है वो नॉट इक्वल टू अल्फा, लेकिन M का जो वैल्यू अल्फा से ज्यादा है क्योंकि ज्यादा अमाउंट लिया गया है रिएक्ट करने के लिए, लेकिन रिएक्ट कर रहा बहुत कम अमाउंट। उसी तरह से N का वैल्यू जो है वो नॉट इक्वल टू बीटा होगा यहां पर इस केस में हेयर। तो यहां पर एक्टिव कंसंट्रेशन टर्म या एक्टिव मास टर्म कौन हो गया, अल्फा बीटा। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके रेस्पेक्ट में मेजर किया जाएगा, एक्टिव मास टर्म के रेस्पेक्ट में। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां से कंक्लूजन क्या आएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन कैन ओनली बी मेजर्ड in terms of active mass term ऑफ किसका, रिएक्टेंट्स का, एक्टिव मास टर्म ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो ये जो भी हो रहा है ये थियोरेटिकली ऑब्वियसली नहीं हो रहा है क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंट करना है तभी हमको पता चले एक्चुअली कितना रिएक्ट कर रहा है। तो ये जो भी कैलकुलेशन हो रहा है ये पूरा कैलकुलेशन कैसे हो रहा है, ये पूरा कैलकुलेशन एक्सपेरिमेंटली होगा, एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड। ये जो वैल्यू हम लिख रहे हैं ये वैल्यू ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड वैल्यू है। जब तक हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे हमको पता कैसे चलेगा कितना एक्चुअल रिएक्ट किया। हमने एक रिएक्शन में जो बैलेंसिंग कोएफिशिएंट है जिसको स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको हमने वो कोएफिशिएंट पुट कर दिया उस रिएक्शन में। जरूरी नहीं कि वो जो रिएक्शन में कोएफिशिएंट पुट किया उसी कोएफिशिएंट के बराबर ही रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा, जरूरी नहीं है। हो सके तो उस कोएफिशिएंट से कम भी रिएक्टेंट रिएक्ट कर सकता है डिपेंडिंग कि किस तरह का रिएक्शन हो रहा है। तो जो एक्टिव मास टर्म है वो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन उसकी जांच कैसे हो गई, उसकी जांच एक्सपेरिमेंटली होगी। बात समझ में आ गई, देख लीजिए। तो हमने क्या जाना कि मेरे पास रिएक्शन है, एक रिएक्शन है m मोल A का और n मोल B का रिएक्ट करके प्रोडक्ट दे रहा है। ठीक है, जहां पर m एंड n क्या है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। ठीक है, ऑफ किसका, ऑफ A एंड B का। लेकिन यहां पर रिएक्ट कितना कर रहा है, इसका अल्फा मोल रिएक्ट कर रहा है, इसका बीटा मोल रिएक्ट कर रहा है। तो यहां पर अल्फा एंड बीटा क्या हो जाएगा, एक्टिव मास टर्म ऑफ किसका, ऑफ A एंड B रेस्पेक्टिवली। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर उसका एक्टिव मास टर्म, कंसेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर उसका एक्टिव मास टर्म। तो यहां पर फिलहाल के लिए यहां पर यह कंडीशन भी हो सकता है, ठीक है, और यह कंडीशन भी हो सकता है। यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है, लेकिन इसकी जांच कैसे होगी, एक्सपेरिमेंटली।
ठीक है। दैट मीन्स यहां पर कंक्लूजन क्या आ रहा है कि एक्टिव मास टर्म ऑफ रिएक्टेंट्स can only be determined experimentally. That means active mass term may be equal to stoichiometric coefficient, of reactant, or active mass term may not be equal to stoichiometric coefficient. ठीक है। जैसे यहां पर एक्टिव मास टर्म कितना अल्फा मे बी इक्वल टू एम, बट यहां पर अल्फा नॉट इक्वल टू एम। ठीक है। इसको जस्टिफाई करने के लिए हम इक्वेशन देख लेते हैं, केमिकल इक्वेशन, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, मिटा रहा हूं इसको। तो दो रिएक्शन देख लेते हैं। पहला रिएक्शन है N2O5 जो डिसोसिएट करके NO2O2 जनरेट कर रहा है। तो यहां पर बैलेंस करेंगे 2, तो यहां पर हो जाएगा 4, तो यहां हो जाएगा 2। तो यहां पर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 2 है। तो हमको क्या लगेगा यहां पर, अगर हम थियोरिटिकली इसको सोचेंगे, तो हमको रेट क्या मिलेगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 टू द पावर 2, क्योंकि इसका एक्टिव कंसंट्रेशन टर्म 2 है। यहां पर थियोरिटिकली हमको समझ में आएगा, थियोरिटिकली ये हमारा है। बट एक्सपेरिमेंट जब हम करेंगे, एक्सपेरिमेंटली रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम लिखते हैं तो हमको K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 टू दी पावर 1 मिल रहा है। तो यहां पर एक्टिव कंसंट्रेशन टर्म कितना है, या एक्टिव मास टर्म बोले या एक्टिव कंसंट्रेशन टर्म 1 है। तो और यहां पर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है। तो यहां पर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट नॉट इज इक्वल टू एक्टिव कंसंट्रेशन टर्म। ठीक है, एक्टिव कंसंट्रेशन टर्म। साइड बाय साइड एक और रिएक्शन देख लेते हैं। 2NO प्लस 2H2 से डायरेक्ट बैलेंस ही लिख देता हूं, यहां से N2 प्लस H2O आएगा। बैलेंस करेंगे, यहां पर कितना हो जाएगा, 2H2O, 2 ऑक्सीजन 2 नाइट्रोजन। तो यहां पर इसका कितना मोल रिएक्ट कर रहा है, 2 मोल। इसका कितना मोल, 2 मोल। स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है। अगर हम इसका थियोरेटिकली वैल्यू पर कैलकुलेट करते हैं, थियोरेटिकली, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या मिलेगा, K इंटू रेट कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, उसका एक्टिव स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और एक कंसंट्रेशन ऑफ H2, उसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। बट एक्सपेरिमेंटली अगर हम निकालते हैं, मेंटली अगर हम इसको निकालते हैं एक्सपेरिमेंटली, तो यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, K इंटू 2
और H2 2। तो यहां पर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट किसका, ऑफ रिएक्टेंट का, इज इक्वल टू एक्टिव कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट, दोनों ही 2 है, यहां पर ये 2 है, यहां 1 है। तो ये हमको पता कैसे चला, हमने एक्सपेरिमेंट किया तब। दैट मीन्स कि हमको एक्टिव कंसंट्रेशन टर्म बोलिए या एक्टिव मास टर्म बोलिए, ये हम जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे हमें पता नहीं चलेगा। तो दैट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन ओनली बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, एट द सेम टाइम एक्टिव मास टर्म कैन ऑल्सो बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। समझ में आई बात? ठीक है, इसको देख लीजिए। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो एक्टिव कंसंट्रेशन टर्म जो लिखा हमने, एक्टिव कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट जो लिखा हमने, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, दैट मीन्स ये दोनों ही एक ही चीज है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दैट मीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज determined experimentally and it can have any value that is 0, any positive integer, any positive round figure value, और एनी फ्रैक्शनल वैल्यू, और एनी फ्रैक्शनल वैल्यू। मैंने पहले ही बोला है कि जैसे 2 मोल अगर हम लेके काम कर रहे हैं रिएक्टेंट का और उसमें 1.5 मोल ही रिएक्ट कर रहा है, तो एक्टिव कंसंट्रेशन टर्म क्या हो गया, 1.5, और वही हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो एनी फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो गया, एनी फ्रैक्शनल वैल्यू। और कभी कभी ऐसा हो सकता है 2 मोल लेके काम कर रहा हूं, 1 मोल रिएक्ट किया, तो एनी पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू। ठीक है, राउंड फिगर का। और 0 का होगा वो स्पेशल केस है, वो हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां से ये चीज हमें समझ में आया कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है उसका कोई भी वैल्यू हो सकता है, और ये सारे वैल्यू क्या होते हैं, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होते हैं, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। बात समझ में आई? जैसा कि हमने एक रिएक्शन लिखा था, जैसे अभी हमने एक रिएक्शन लिखा था NO प्लस H2 से N2 और H2O बना था। ठीक है, तो यहां से हमने बैलेंस किया था ये 2, तो यहां से 2, यहां से 2, तो ये बैलेंस था। और यहां पर यही जो है 2 मोल जो रिएक्ट कर रहा है, इसका 2 मोल रिएक्ट कर रहा था और इसका भी 2 मोल एक्चुअल रिएक्ट कर रहा था। तो यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू नाइट्रिक ऑक्साइड इज 2, और यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन इज ऑल्सो 2, बिकॉज यहां पर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और एक्टिव कंसंट्रेशन टर्म सेम है। ये दोनों ही जो डिटरमाइंड हुए एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है। ठीक है, और एक और एग्जांपल हमने लिया था। ठीक है, जहां पर मेरा था N2O5 से NO2 और O2, तो यहां 2O2, यहां से 2 बैठा देंगे तो यहां पर 4 का हिसाब आ जाएगा। तो यहां पर एक्चुअली कितना रिएक्ट किया था, 1 मोल ही रिएक्ट किया था। तो यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू N2O5 कितना हो जाएगा, 1।
एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन है। चूंकि यहाँ दो रिएक्टेंट है, यहाँ कितने रिएक्टेंट है, दो रिएक्टेंट है, तो इसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो यहाँ पर ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, यानी टोटल एक्टिव कंसंट्रेशन टर्म, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब क्या होगा, टोटल एक्टिव कंसंट्रेशन टर्म कितना होगा, 2 + 2 4, और यहां पर यही हो जाएगा टोटल ऑर्डर ऑफ टोटल एक्टिव कंसंट्रेशन टर्म, यहां पर 1 ही होगा, यही होगा, इज इक्वल टू टोटल एक्टिव कंसंट्रेशन टर्म, एक्टिव कंसंट्रेशन टर्म। समझ में आ गई बात। तो यहां से आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और एक्टिव कंसंट्रेशन टर्म पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, आशा कर रहा हूं। और दोनों ही जो है वो कोई भी वैल्यू ले सकता है, कोई भी वैल्यू शो कर सकता है, बिकॉज ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो अगर कोई पूछे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है, तो आप बता देना कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैंने एक्चुअली कितना पार्टिसिपेट, कितना रिएक्ट कर रहा है, नॉट कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, रिएक्ट कितना कर रहा है, वो बात हुआ। समझ में आई बात, ठीक है। अब यहां से हम लोग थोड़ा सा जनरलाइज पढ़ लेते हैं रिएक्शन को। तो यहां से हम लोग एक जनरलाइज रिएक्शन देख लेते हैं। ए रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ठीक है। ए का एन मोल जो है, एन मोल जो है यही एक्टिव कंसंट्रेशन टर्म है, ठीक है। दैट मीन्स यही मेरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ए। तो इस रिएक्शन का अगर हम रेट लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन क्या मिलेगा, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर n। तो यहां से एक फॉर्म मिल गया हमको, जनरलाइज फॉर्म। अब यहां पर रिएक्टेंट क्या है, A है, तो यहां पर रिएक्टेंट A है, ठीक है। ये रेट कांस्टेंट है, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, चूंकि ए रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट टाइम टू टाइम डिक्रीज होता है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये भी एक फॉर्म आ गया। तो यहां से हमने रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे एक्सप्रेस करना है वो आप देख लिए। अब हम लोग यहां से यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन देख लेते हैं। दैट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, यहां से ये है मेरा रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बाय टाइम रिक्वायर्ड या टाइम टेकन। तो इसका क्या होता है, कंसंट्रेशन मोल लीटर इनवर्स, और टाइम का तो यहां पर क्या लिखेंगे, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। ओके। सिमिलरली अगर हम यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट देखना चाहते हैं, तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट अगर हम समझना चाहते हैं क्या होगा, यहां से हमारा निकलेगा, ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे कि रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर n। तो इसका क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, और ये क्या होगा, मोल लीटर इनवर्स टू द पावर n का क्या होगा, मोल लीटर इनवर्स, इसको आप सॉल्व करेंगे तो मोल लीटर इनवर्स टू द पावर 1 - n, और यहां पर टाइम इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स टू द पावर 1 - n टाइम इनवर्स।
नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, तो हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझने में थोड़ा सा सुविधा होगा और रेट ऑफ रिएक्शन भी समझने में सुविधा होगा। ठीक है, अच्छा इसके पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं। जैसे ये मैंने लिखा था A2 प्रोडक्ट, ठीक है, जिसका n मोल यहां पर एक्टिव कंसंट्रेशन टर्म था, तो यहां पर हम रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे थे, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A⁴n। ये जो फॉर्म हम लिखे थे, इसी फॉर्म को हम लोग बोलते हैं रेट लॉ। तो रेट लॉ क्या हो गया? रिलेशन बिटवीन rate of reaction and the concentration of reactant and the concentration of reactants। ठीक है, तो अगर आपको रेट लॉ निकालने के लिए पूछेगा तो आप इस हिसाब से आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके, क्वेश्चन, consider the reaction two NO plus O2 ये हो गया, टू NO से O2 से NO2। ओके, द फॉलोइंग डेटा आर गिवन बिलो। experiment, concentration of nitric oxide, concentration of oxygen, rate of reaction। ठीक है, यहाँ पर यूनिट है मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स, मोल मोल लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट 2, एक्सपेरिमेंट 3, एक्सपेरिमेंट 4। ये वैल्यू है 0.30, 0.60, 0.30, 0.60, 0.30, 0.30, 0.60 और ये 0.60। ठीक है, इसका रेट कांस्टेंट 0.096, इसका है 0.384, इसका है 0.192 और इसका है 0.768। ठीक है, कैलकुलेट नंबर 1, order of reaction with respect to nitric oxide, order of reaction with respect to oxygen,
ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। नंबर 4, रेट लॉ ऑफ रिएक्शन, नाउ कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको? यहां पर सबसे पहले हम लोग प्रोसीड करेंगे पहले एक्सपेरिमेंट से। एक्सपेरिमेंट 1 से क्या इंफॉर्मेशन है, पहले हम करेंगे लेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन with respect to nitric oxide is alpha and with respect to oxygen is beta. ओके, तो यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, K इंटू concentration of नाइट्रिक ऑक्साइड टू द पावर अल्फा और कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन टू द पावर बीटा। तो यहां से एक्सपेरिमेंट 1 से क्या इंफॉर्मेशन मिलेगा, रेट 0.096 इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड 0.30 टू द पावर अल्फा और 0.30 टू द पावर बीटा। ओके, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली एक्सपेरिमेंट 2 से 0.384 इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड कितना है 0.60 टू द पावर अल्फा, 0.30 टू द पावर बीटा। एक्सपेरिमेंट नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 रादर। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 से 0.192 इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड 0.30 टू द पावर अल्फा और यहाँ पर 0.60 टू द पावर बीटा, इक्वेशन नंबर 3। और एक्सपेरिमेंट नंबर 4 से क्या मिलेगा, 0.768 इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड 0.60 टू द पावर अल्फा और ये 0.60 टू द पावर बीटा इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 4। इतना नोट डाउन आप कर लो, ठीक है। इधर का मैं सारा चीज मिटा रहा हूं। तो यहां पर कंपेयर करेंगे 1 और 2 को, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, 0.096 डिवाइडेड बाई 0.384 इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ 0.30 टू द पावर अल्फा, 0.30 टू द पावर बीटा बाई K इंटू 0.60 टू द पावर अल्फा, 0.30 टू द पावर बीटा। बीटा बीटा कैंसिल, K कैंसिल। ओके, तो यहाँ से क्या मिला, 0.096 बाई 0.384 इज इक्वल टू 0.30 बाई 0.60 टू द पावर अल्फा, दैट इज यहाँ पर 1/2 टू द पावर अल्फा। ओके,
तो यहाँ से कितना बार में कटेगा, ये 9 और ये 3 8 है, तो 9 चौका 36, ऑलमोस्ट 4 बार में कटेगा, 4 1/4। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1/4 इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर अल्फा, दैट इज 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर अल्फा, दैट्स अल्फा इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन with respect to नाइट्रिक ऑक्साइड इज 2। देख लीजिए, तो यहां से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू नाइट्रिक ऑक्साइड 2 आ गया। अब हम दूसरा नंबर करेंगे, तो इसको यहां पर तो बीटा बीटा को काटना है। अब एक ऐसा इक्वेशन देखना पड़ेगा जहां अल्फा अल्फा कटे, तो ये वाला इक्वेशन हम देखते हैं, ये वाला इक्वेशन मिटा रहा हूं। सिमिलरली अगर हम इक्वेशन 1 एंड 3 देखते हैं, फ्रॉम 1 एंड 3, .096 डिवाइडेड बाई 0.192 इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ 0.30 टू दी पावर अल्फा, और यहाँ से 0.30 टू दी पावर बीटा, और 3 नंबर से K इंटू 0.30 टू दी पावर अल्फा और 0.60 टू दी पावर बीटा। अल्फा अल्फा गॉन, के गॉन। ओके, तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 0.30 बाई 0.60 होल टू दी पावर बीटा। ये कितना आएगा, 9 दूना 18, ठीक है, यानी 1/2 का हिसाब आएगा, 1/2 का हिसाब आएगा। और ये कितना आएगा, ये भी 2 का हिसाब आएगा, तो 1/2 टू दी पावर बीटा, दैट मीन्स यहाँ 1, तो बीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ क्या आया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन इज कितना, 1। तो दूसरा भी हो गया, पहला भी हो गया, यहां से ये 1 आ गया। देयरफॉर ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 + 1 3। और रेट लॉ जब पूछ रहा है तो रेट लॉ मतलब क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, क्या हो जाएगा, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड टू दी पावर अल्फा का वैल्यू, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन टू दी पावर बीटा का वैल्यू। ये हो गया रेट लॉ, देख लीजिए। ओके, तो अगर हम यहाँ चाहें तो K का भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो K का भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले दिया नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूं कि K का वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है। किसी एक इक्वेशन को पकड़ेंगे, किसी एक इक्वेशन को, ठीक है, से इक्वेशन 1 से हम लेके चलते हैं, फ्रॉम 1 टू कैलकुलेट the value of K, that is रेट कांस्टेंट का वैल्यू, तो क्या आएगा, 0.096 इज इक्वल टू K इंटू 0.30, ठीक है, टू दी पावर 2, 0.30 टू दी पावर 1, तो कितना आ जाएगा, K इंटू 0.30 टू दी पावर 3, देयरफॉर K इज इक्वल टू
0.096 बाई 0.30 टू द पावर 3, ठीक है। यूनिट क्या आ जाएगा, अगर यहाँ से यूनिट निकालेंगे, यहाँ से यूनिट निकालेंगे तो यूनिट क्या आ जाएगा, यहाँ से यूनिट ये रेट का क्या होगा, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, और इसका क्या होगा, मोल लीटर इनवर्स का क्यूब, कितना आ जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, और ये जाएगा तो मोल इनवर्स का क्यूब और लीटर 3, कितना आ जाएगा, मोल इनवर्स टू द इनवर्स में 2 और यहाँ पर लीटर कितना आ जाएगा 2 और यहाँ से सेकंड इनवर्स। नाउ दैट्स इट फॉर द टुडेज क्लास। आज हम लोग ने लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन लिया, और एक्टिव मास टर्म क्या होता है या एक्टिव कंसंट्रेशन टर्म क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट लॉ क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, ये सारी जानकारी हमने देखा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में इन्फॉर्मेशन लेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।